हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के बीच में डिफरेंस क्या है, प्रोमिनेंट डिफरेंसेस क्या है। फंडामेंटल राइट्स को ना देखो एक स्पेशल चीज़, श्रेया देख रहे हो इसको बोला जा रहा है दे आर नेगेटिव। क्यों? बिकॉज ये स्टेट को ना, सरकार को रोकते हैं कि वो सर्टेन चीज़ें नहीं कर सकती, जबकि डीपीएसपी जो है पॉजिटिव है। ये तो गाइडलाइन है उनके लिए कि सरकार को ये चीज़ें करनी ही करनी है, सिर्फ इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल हैं, लीगली एनफोर्सेबल है कोर्ट के द्वारा। अगर इनका वॉलेशन होता है तो यू कैन अप्रोच द कोर्ट। डीपीएसपी लेकिन जैसा कि हम जानते हैं दे आर नॉन जस्टिशिएबल, कि लीगली एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा फॉर देयर वॉलेशन। फंडामेंटल राइट्स का ये एम होता है इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। डीपीएसपीस का एम होता है इस्टेब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। इनके पीछे लीगल सैंक्शन होता है, करना ही पड़ेगा सरकार को वो वाला काम, या फिर सरकार को या कोर्ट को इंसाफ देना पड़ेगा। लॉ जो है वो कोई भी इसके दायरे से के बाहर नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ पर जो है दे हैव मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस। ये इंडिविजुअल का वेलफेयर प्रमोट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये पर्सनल है और इंडिविजुअलिस्टिक हैं, जबकि जो डीपीएसपीस हैं ये पूरी की पूरी कम्युनिटी का वेलफेयर सुनिश्चित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये सोसाइटी से रिलेटेड है, सोसाइटेरियन है एंड सोशलिस्टिक है। इनके लिए हमें कोई भी कानूनी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं पड़ती फंडामेंटल राइट्स के लिए। वी डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स हो जाते हैं, जबकि ये जो डीपीएसपीस हैं दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये तो एक गाइडलाइन है ना। सरकार अगर उनको इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो जहर कुछ ना कुछ तो कानून या एक्ट पॉलिसी लेकर आएगी कि नहीं आएगी। ऑटोमेटिकली तो इन्फोर्स नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके बाद दे आर बाउंड टू डिक्लेयर अ लॉ वॉलेटिव ऑफ, जो कोर्ट है दे आर बाउंड टू डिक्लेयर एनी लॉ कि जो कि फंडामेंटल राइट को वॉलेट करे एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। कोर्ट जो हैं वो ऐसे तो नहीं है कि किसी भी लॉ को डिक्लेयर कर देंगे कि वो वॉलेट कर रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड, लेकिन वो फिर भी एक लॉ की वैलिडिटी को बरकरार रख सकते हैं ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू अ डायरेक्टिव। है ना, याद है आर्टिकल 31C। भले ही वो थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ी कर रहा हो, लेकिन जुडिशियल रिव्यू है कोर्ट के पास कि नहीं है हर एक मामले के अंदर? बिल्कुल है। हम ये जो डिस्कशन कर रहे थे आर्टिकल 31C की, जब कोर्ट ने ये बोला कि सुनंदा भारती केस के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट प्रोविजन जो है आर्टिकल 31C की कि यस अगर सरकार कोई भी ऐसा लॉ लेकर आना चाहे जिसकी वजह से जो सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल 39 और 39B और C के अंतर्गत, तो कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता ये कह करके इट इज़ इन कॉन्ट्रावेंशन टू फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 14, 19 और 31 के अंदर है। लेकिन कोर्ट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आंखें बंद कर देगा इसके ऊपर। जो सेकेंड प्रोविजन था जिसमें बोला गया था कि इसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज नहीं करा जा सकता, तो कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं है, इसको अच्छी तरीके से चैलेंज करा जा सकता है। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये जानते हैं, बाद में जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 में, जो पहली प्रोविजन थी जो कि आर्टिकल 31C के अंदर दे रखी थी, इसका स्कोप सरकार ने और ज़्यादा बढ़ा दिया। एंड कौन लेकर आया था इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट को? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया, एक चीज़ इंक्लूड करी गई आर्टिकल 31C को, यानी कि ये वाली बात याद है मैंने जो आपको बोला सबसे पहले, तो एक ये बेस बनाओ इसका। डीपीएसपी को टॉप पर रखने की कोशिश कर रही है सरकार, फंडामेंटल राइट को उसका सब्सिडरी बना रही है, राइट, इस केस के अंदर। तो विद इन इट्स प्रोटेक्शन एक चीज इंक्लूड करी गई, एनी लॉ टू इम्प्लीमेंट एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब देखो सरकार ने जब कोई लिबर्टी दे दो ना गवर्नमेंट को, तो देखो वो कैसे उछल कर बोलती है। शुरू में बोल रखा था आर्टिकल 31C के अंदर ओनली आर्टिकल 31B और C को इफेक्ट देने के लिए, है ना। फंडामेंटल राइट्स 14, 19 और 31 की कुर्बानी दी जा सकती है, या फिर उनको कॉम्प्रोमाइज़ करा जा सकता है। कुर्बानी क्या दी जा सकती है, ये वर्ड बोलने ही गलत है, वो कोर्ट देख लेगा।
लेकिन अब ये बोला गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कि आर्टिकल 31C के अंतर्गत सरकार अगर कोई ऐसा लॉ लेकर आने चाह रही है जिसकी वजह से कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करे सरकार, अब वो सारे के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए लागू होने लग गया, ना कि सिर्फ वो जो कि मेंशन है आर्टिकल 39B और C के अंतर्गत। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने इट अकॉर्डेड द पोजीशन ऑफ लीगल प्राइमेसी एंड सुप्रीमेसी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ये जो है सीसॉ बैलेंस होना चाहिए, लेकिन अब ये इसके फेवर में चला गया। अब ये चीज़ गलत कर दी ना सरकार ने, और सरकार ने बोला आर्टिकल 14, 19 और 31 इसको तो आराम से भंग करा जा सकता है अगर कोई भी डीपीएसपी को सरकार इंप्लीमेंट करना चाह रही है। इन 3 फंडामेंटल राइट्स की कुर्बानी दी जा सकती है। अब मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूँ, कुर्बानी। लेकिन कितनी छाती चौड़ी करोगे? दिस एक्सटेंशन वॉज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट 1980 के अंदर मिनर्वा मिल्स केस के अंदर। और ये पूरा नाम था इसका, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर वंस अगेन मेड सबऑर्डिनेट टू द फंडामेंटल राइट्स, बट जो फंडामेंटल राइट्स थे कोर्ट ने बोला विच आर कन्फर्ड बाय या अंडर आर्टिकल 14 या 19, इसको एक्सेप्ट करा गया एज सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो कि स्पेसिफाइड है आर्टिकल 39B एंड C के अंतर्गत। वही वाली बात है कि डीपीएसपी को ऊपर रखना है, आर्टिकल 39B एंड C अंडर आर्टिकल 31 जो C है, 25th अमेंडमेंट एक्ट जो था। कुल मिलाकर इसने और पावर लेने की कोशिश करी, इसको नीचे रख दिया, 14 एंड 19 को इनको ऊपर रख दिया, 39B एंड C को। ये कह रहा है आर्टिकल 31 को, राइट टू प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया गया बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। मिनर्वा मिल्स केस के अंदर, अच्छा ये वाली बात याद रखना, राइट टू प्रॉपर्टी जो एबॉलिश हुआ ना वो जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, ठीक है। हर चीज़ का ब्लेम इंदिरा गांधी जी को मत देना, ठीक है। उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस जो 1980 का आया, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो भारत का संविधान है ये एक ऐसे बेडरॉक पर बसा हुआ है जिसके अंदर हम लोग एक बैलेंस की बात करते हैं, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस। एंड ये हमारे देश के अंदर जो एक सामाजिक परिवर्तन जो आ सकता है, जो एक सोशल रेवोल्यूशन आ सकता है, उसके लिए एक ये कोर कमिटमेंट है कि यार एफआरबी उतनी इंपॉर्टेंट है जितने डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, जितने डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है उतने एफआरबी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स भी इंपॉर्टेंट है। दे आर द टू व्हील्स ऑफ अ चैरियट। अब आप मुझे एक बात बताएं, रथ का कोई एक पहिया बड़ा हो, एक छोटा हो, एक लोहे का और एक लकड़ी का हो, तो रथ अच्छे से चल सकेगा क्या? या फिर एक पहिया गायब ही हो? बिल्कुल नहीं। अगर कोर्ट ने बोला अगर हम एक को एब्सोल्यूट प्राइमेसी देते हैं ओवर द अदर, हम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का जो हार्मनी है, जो बैलेंस है, जो ये रथ है, उसको गिराने के बारे में सोच रहे हैं, फिर हम उसकी तरफ जा रहे हैं, विनाश की तरफ जा रहे हैं। ये जो हार्मनी और जो बैलेंस है बिटवीन द टू, ये एक एसेंशियल फीचर है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। जो गोल सेट आउट करे गए हैं टीपीएसपीस के द्वारा, उनको हमें अचीव करना है ऐसे कि फंडामेंटल राइट्स उसके चक्कर में भंग ना हो, एब्रोगेट ना हो। ओके, देयरफॉर जो प्रेजेंट पोजीशन है वो ये है, फंडामेंटल राइट जो हैं दे एंजॉय सुप्रीमेसी ओवर डीपीएसपीस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीपीएसपीस को इम्प्लीमेंट नहीं करा जा सकता। पार्लियामेंट जो है इट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपीस। बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ना ही इस प्रक्रिया की वजह से डैमेज हो, ना ही डिस्ट्रॉय। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं? बोथ आर इन हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस
विद ईच अदर। एक तरफ अगर एफ आर है तो दूसरी तरफ डीपीएसपी है। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम लोग ये देखते हैं 1950 से लेकर अभी तक डीपीएसपीज की इम्प्लीमेंटेशन कैसी रही है। सिंस 1950 अलग अलग जो सरकारें आई हैं हमारे देश में, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डीपीएसपीज तो ऐसे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं ना जिसमें बड़े सारे श्रीकांत कानून बनाकर, प्रोग्राम्स को लाकर, है ना। तो सबसे पहली चीज़ प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश करा गया था 1950 के अंदर, ताकि वो कंट्री की प्लान डेवलपमेंट कर सके। वो 5 ईयर प्लान लेकर आती थी प्लानिंग कमीशन, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को सुनिश्चित करने के लिए और लोगों के अंदर असमानताओं को, लोगों के बीच में असमानताओं को रिड्यूस करने के लिए इन टर्म्स ऑफ इनकम, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। जैसा कि आपको पता है प्लानिंग कमीशन तो रानी, उसकी जगह अब आ गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, ठीक है। 2015 में नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स ने बड़े सारे लैंड रिफॉर्म लॉज जो है वो पास कर रखे हैं, ताकि ज़मीन जो हो राज्य में सबके पास इक्वल तरीके से हो। छोटे किसान, बड़े किसान जो हैं, ज़मींदार जो हैं, ऐसा ना हो कि जो अमीर वर्ग के लोग हैं सारी की सारी खेती बाड़ी वाली ज़मीन या जो लैंड है वही हड़प लें। तो एग्रेरियन सोसाइटी के अंदर कुछ चेंजेस करे गए थे, एंड जो कंडीशन है रूरल मासेस की इसकी वजह से चेंज हुई। फ्री में ज़मीन भी एलोकेट करी थी सरकार ने बहुत सारी जगह पर। और इसमें क्या क्या सरकार ने लिया लैंड रिफॉर्म्स के अंदर? एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, इनामदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, टेनेंसी रिफॉर्म्स, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फेयर रेंट्स मिले उनको, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। मतलब सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का मतलब ये होता है श्रीकांत, अपर लिमिट लगा देना, इससे ज़्यादा श्रेयाम लैंड होल्ड नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगी पोस्ट इंडिपेंडेंस के लेक्चर जब देखोगे ना, कि एक पर्टिकुलर उससे ज़्यादा लैंड होल्ड नहीं कर सकते। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड अमंग द लैंडलेस लेबरर्स, एंड फिर है कोऑपरेटिव फार्म, ठीक है। अगला कुछ एक्ट आए जिसकी वजह से वर्कर्स वगैरह को राहत मिली। मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबॉलिशन एक्ट। कोई भी आप इसमें से 2-4 लर्न कर सकते हो, आपको ऐसा नहीं कि निकाल के सारे एक्ट आ जाएंगे, ठीक है। ताकि लेबर सेक्शंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जा सके। और यहाँ पर कोई भी 3 याद कर लेना, क्यों? अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा स्कोप होता नहीं है लिखने के लिए पेपर के अंदर, टाइम जाता है। आपके पास 7.5 मिनट्स ही हैं पर क्वेश्चन को डील करने के लिए। तो और मैं तो शिरा और चालाकी करता हूँ कि जो सबसे छोटे वाले होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, माइंस एक्ट हो गया, बस एक्सेट्रा, ठीक है। 2006 के अंदर गवर्नमेंट ने बैन करा चाइल्ड लेबर को। 2016 के अंदर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो था, इसको रीनेम करा गया एज चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। ये जानते होगे ना, वो बच्चों से काम नहीं करवाना है और पटाखों की फैक्ट्री में एम्प्लॉय नहीं करना है उनको, बैंगल मेकिंग प्रोफेशन के अंदर उनको लेकर नहीं आना है छोटे बच्चों को, ये वो चीज़ है, ठीक है। फिर मैटरनिटी बेनिफिट एंड इक्वल रीम्यूनरेशन। इक्वल रीम्यूनरेशन मतलब किसकी बात चल रही है? मेल फीमेल की, ठीक है। दे हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन वर्कर्स। आपकी सैलरी कम है, किसी मेल को वर्क करते श्रेया जहाँ पर आप काम करते हो, 5-6 हज़ार ज़्यादा मिलती है क्या किसी मर्द को? नहीं ना। ये देखो डीपीएसपी का अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है, देख लो अपनी ज़िंदगी में इसका परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद बड़े सारे मेजर्स जो हैं दे हैव बीन टेकन टू यूटिलाइज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज कॉमन गुड को प्रमोट करने के लिए। अच्छा, ये कॉमन गुड क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था ना अभी, मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम मासेस समझ के ना, यहाँ पर लोगों को कहा जा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस को नेशनलाइज कर देना 1956 के अंदर। 40 लीडिंग कमर्शियल बैंक्स, याद है बिस्में जैद पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले लेक्चर के अंदर इंदिरा गांधी जी ने करा था ये, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस को नेशनलाइज कर देना और प्रीवी पर्स को अबॉलिश करना।
श्रेया सिर्फ इसको छोड़कर बाकी तीनों चीज़ें इंदिरा गांधी जी के द्वारा करी गई हैं, ठीक है। प्रीवी पर्स की एक बात याद होगी आपको श्रेया, मैंने आपको बताया था प्रिंसली स्टेट्स को पैसे दिए जाते थे कि उन्होंने भारत को जब ज्वाइन करा था, है ना, और फिर उसको ख़त्म कर दिया था कि बेटा क्या लोगे तुम भी अब नॉर्मल जनता की तरह, तुमने क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन को साइन करा तो क्या एहसान करा हमारे ऊपर, निकल यहाँ से। क्या कर सकते हैं वो, नी प्राइम मिनिस्टर। कसम से मर्दों की जो लंका लगा सके ना, लेडी कैसी होनी चाहिए, इंदिरा गांधी जी से सीखो। रुला दे इंसानों को खड़े खड़े, मर्दों को, उनको एहसास हो जाए नहीं यार तू अम्बे है, जगदम्बे है, तू काली है, तू दुर्गा है। उसके बाद लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, इसको इस्टेब्लिश करा गया था एक पूरे देश में एक ऐसा नेटवर्क लाने के लिए ताकि जिसकी मदद से गरीबों को फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल एड मिले, एंड लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करा जाता है ताकि इक्वल जस्टिस इनको मिले। लोक अदालत एक स्टैट्यूटरी फोरम होता है जहाँ पर लीगल डिस्प्यूट्स को बैठा कर आपसी सहमति से सॉल्व कराया जाता है। मेरे को आपके पैसे देने हैं श्रेया, हम दोनों बैठे वहाँ पर कोर्ट झगड़ा नहीं कर रहे। लोक अदालत के अंदर बेसिकली क्या है कि जो एक सामने जो भी अथॉरिटी होगी वो हमें बोलेगी जितने आपसे बन सकते हैं बांध लो, सामने बैठ के बात कर लो, ये आपको किस्तों में करके दे देंगे, क्योंकि वो हमें सामने पर्सन ने समझा देगा देखो कोर्ट कचहरी में जाने का कोई मतलब नहीं है फालतू में, यहीं बैठ के डिस्प्यूट सॉल्व कर लो, आपसी सहमति कर लो, वहाँ जाओगे बड़े सारे साल लग जाएंगे एंड किसी को कुछ नहीं मिल रहा, दोनों का टाइम और पैसे की बर्बादी एडिशनली होगी, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ श्रीकांत, कुछ डाउट है क्या, कुछ पूछ रहे हो? ये नहीं, बेसिकली लोक अदालत किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, मतलब ये नॉर्मल जो डिस्प्यूट है ना, कोर्ट ये कहता है कि यार हमारे पास केसेस डालोगे, हमारे पास 3 करोड़ केसेस ऑलरेडी पेंडिंग चल रहे हैं, बैठ के बात कर लो लेन देन के मामले के अंदर, छोटे छोटे मामलों के अंदर। ये कोर्ट नहीं होता ना, ये हम लोग इसको जैसे अदालत कह रहे, नहीं, अरे सुनो तो, न्यायालय बेसिकली वो प्रॉपर तरीके से जुडिशरी कोर्ट रूम नहीं होते, ये जुडिशियल नेचर का ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पर ना आपकी तारीखें नहीं लगती हैं, आपको यहाँ पर बैठ के बात करवाई जाती है। जैसे सबसे बेसिक लोक अदालत में अब एक बात बताऊँ, हस्बैंड वाइफ ने डाइवोर्स केस फाइल करा, यार कोर्ट ये जानता है कोई मतलब नहीं है इसके इतने साल केस चलेगा, जो भी है उनको सबसे पहले जाकर ना बड़ी सारी मीटिंग्स करवाई जाती हैं पहले ना, कि आप बैठ के बातें जो है वो सॉल्व कर लो, कोई मतलब नहीं है, आपका बच्चा भी सफ़र करेगा, आप भी सफ़र करोगे, आप 2 जिसमें एक जान हो, 7 फेरे में रिंगा रिंगा रोजेस करा था आपने, आप वो सब चीज़ें भूल गए, ठीक है, अपना क्वालिटी टाइम भूल गए, तो कोर्ट ये सारी चीज़ें ना जो क्वालिटी टाइम होता है ना, चलिए दोबारा याद करवाने की कोशिश करवाता है कि जाओ हम बुकिंग करते हैं तुम्हारे लिए, जाओ हनीमून ट्रिप पे दोबारा जाओ तुम लोग, ठीक है, एंड प्यार बढ़ाओ। ऐसा होता नहीं है श्रीकांत, कहीं तुम लिख दो कि कोर्ट अरेंजेस हनीमून पैकेज फॉर कपल्स। एक बात बता हमको, देखो श्रेया ओके ये लिखने वाला था नोट में, ठीक है। बे यार मेरी बातों को सीरियस लिया करो, इतना ज़्यादा भी नहीं, ठीक है, प्ले ऑन योर ब्रेन्स। तो उसको बेसिकली एक, अब आप जो कह रहे हो ना, इसको सिविल कोड बोला जाता है, ताकि सिविलियन डिस्प्यूट जो है रोज़मर्रा के जीवन में जो होते हैं, डेली लाइफ में जो होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए। अगर लेकिन जो भी जजमेंट लोक अदालत से आती है वो एनफोर्सिबल होती है, दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होती है, एंड इट इज फाइनल, क्योंकि आप फिर कोर्ट के अगेंस्ट कोई अपील नहीं कर सकते। लोक अदालत को बनाई थी क्या था, अगर कोर्ट के अगेंस्ट अपील करनी थी श्रेया, तो फिर तो पर्सन को डायरेक्टली बोल दिया जाता कि तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उधर चले जाओ। ये छोटे छोटे मुद्दे होते हैं कि आप ऊपर नहीं जा सकते। दोबारा लड़ाई होने लग गई आपकी वाइफ से, आप कह रहे हो तो देख मैं डायरेक्ट अब देख और कोर्ट जाऊंगा, अपने हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, लोक अदालत आपको फैसला दे चुका है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एयरटेल या जियो वाले आपके पैसे काट रहे थे, या कोई भी एक बैंकिंग ऐप है वो आपके पैसे काट रही थी, आपने कंज्यूमर कोर्ट पे कंप्लेंट करी, वहाँ पे बैंक की पार्टी आई, आप आए, आपने बोला इतना इतना मेरा नुकसान कर दिया इन लोगों ने। जब बैठ के बात हो चुकी है और लोक अदालत डिसीजन दे चुका है, अब आप 2 महीने बाद वापस नहीं आ सकते कि श्रेया सर मेरे को 14 रुपये और बन रहे हैं, वापस बुलाओ उनको। अब बिठा लेगा ये लोक अदालत श्रेया फिर आपको ऐसे केस में, ठीक है। कि तुम रोज टाइम वेस्ट करने चले आते हो। उसके बाद खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज,
ये बेसिकली क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप के कंसेप्ट को या कोऑपरेटिव मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए सब चीज़ें, जो कुछ लोग हैं छोटा एक ग्रुप बनाकर अपना काम घर से ही चलाना चाहते हैं, और वो कुछ सामान बेचकर बस गवर्नमेंट एफिलिएटेड वर्क करके कि कॉन्टिन्यूसली डिमांड सप्लाई करते हुए अपना एक जीवन व्यापन कर रहे हैं, कह सकता हूँ मैं ऐसा। ठीक है, ये सेटअप करा गया रूरल एरियाज के अंदर। आपको एक और पता होगा, जो ट्राइफेड मिनिस्ट्री है जैद श्रीकांत, वो जो ट्राइबल एरियाज में जो लोग रहते हैं जंगलों के अंदर, श्रेया, ये लोग क्या करते हैं कि उनसे ना, जैसे वो लोग लकड़ी का सामान बना लेते हैं, कोई क्रिएटिव वर्क बना लिया, या मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के शहद जो है वो वहाँ से ले आए, नीम के जो टहनी है उनको तोड़ तोड़ के, आपको पता होगा ना, नीम के डंडियों से लोग दातुन करते हैं, दांत साफ होते हैं उससे, है ना, करते हैं कई लोग ऐसे, पंजाब में, एमपी में, गांव में बहुत लोग करते हैं ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें, अब एक बार बताओ, मैं शहद ऐसी आपको पन्नी में बांध के दे दूँ श्रेया, तो यू विल फील लाइक यक के घटिया है ये। लेकिन अगर उसी को मैं शहद को खरीद के, मतलब मान लो जो सरकार है आपसे शहद उसने खरीदा एंड प्रोसेसिंग करके वो आपको एक जार में बंद करके बहुत अच्छे से लपेट कर वो दे, तो उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू बढ़ जाएगा ना, तो यू आर विलिंग टू पे मोर ऑन डैट। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसे करके सरकार इन लोगों के साथ, इनको प्रॉफिट मिल जाता है, सरकार प्रोसेसिंग कर करके उसका भी फ़ायदा करवा लेती है, सरकार चीज़ें बेच भी लेती है, ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ये बेसिकली वो चीज़ है कि जहाँ पर भी कोई स्कीम्स लागू करने की ज़रूरत है। जैसे आप ये देखो, जवाहर रोज़गार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए ये वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स एंड एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन, लोगों की डेवलपमेंट, उस रीजन की डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए कुछ ये प्रोग्राम, जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ये जहाँ पर क्या रिवर्स बहती हैं उसके लिए होगा ज़्यादा ये वाला प्रोग्राम, बिल्कुल नहीं, जहाँ सूखा पड़ता होगा वहाँ पर। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इनको इनेक्ट करा गया था वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। इसके अलावा हमारे देश में कुछ वाटर एंड एयर एक्ट्स भी हैं, एंड दे हैव प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। उसके बाद नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जिसका एम ये है प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट करना फॉरेस्ट की। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करा गया है कई बार, और ये तो टाइम टू टाइम चलता भी रहता है। जैसे याद है हम कल ही पढ़ रहे थे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के बारे में, ड्रोन्स। अरावली हिल्स का मैं आपको अक्सर एक एग्जांपल देता रहता हूँ, याद है, वहाँ के किसानों ने ड्रोन्स यूज़ करा था सीड्स को डालने के लिए, स्कैटर करने के लिए, वाटर को स्प्रिंकल करने के लिए। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करा गया है बाय प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इनपुट, सीड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह, ये सब इरिगेशन फैसिलिटी। वेरियस स्टेप्स हैव बीन टेकन टू ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स। 3-tier पंचायती राज सिस्टम स्टैब्लिश करा गया है, विलेज, तालुका एंड जिला लेवल्स, ताकि गांधी जी का जो ड्रीम था डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी का, कि पावर जो है वो रूट से आनी चाहिए, उसको फुलफिल करा जा सके। हम इस चैप्टर में काफ़ी बार बात कर चुके हैं, याद है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में 1992, इसको इनेक्ट करा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। ये होता है रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए, एंड ये साथ में ही आया था। फिर 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये होता है अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। पता है श्रेय, सारी नॉलेज कहाँ के बने, जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जितनी बातें हैं, 11th क्लास की बुक पॉलिटिक की, NCERT। उसके बाद सीट्स जो हैं वो रिजर्व करी गई हैं फॉर STs एंड वीकर सेक्शन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट सर्विसेज में एंड रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ में। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एट 1955 इम्प्लीमेंट करा गया, जिसको बाद में रीनेम करा गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 के अंदर। SCs एंड STs प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ठीक है, ताकि इनको सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1990 का, वो उसने इस्टेब्लिश करा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट,
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ताकि एसटीज और एससीज के इंटरेस्ट को और प्रमोट करा जा सके, प्रोटेक्ट करा जा सके। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 2003 का, इसने बाइफर्केट कर दिया इस कमीशन को इनटू 2 सेपरेट बॉडीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब आपके पास इनफ पॉइंट है ना, किसी किसी एरिया और टॉपिक के बारे में अगर आएगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ा, एसटीज एससीज के लिए क्या करा गया, पंचायती राज के लिए क्या करा गया है ना, एनवायरनमेंट के लिए क्या करा गया। अब आपके पास आ गए डीपीएसपी के सारे पॉइंट, इतने सारे ऐड किया, किसी न किसी डीपीएसपी से मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसलिए ये लिस्ट मैंने आपको शुरू में नहीं दिखाई, मैं चाहता तो आसान कर देता अपनी डिस्कशन को। श्रेया बोल देता कि ये लिस्ट लास्ट में गिवन है, देख लेना कौन कौन से एक्ट आते हैं, हमेशा वो डीपीएसपी के साथ मैच करते हैं। अब आपके पास लिस्ट पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है, अब सेपरेट नोट मेकिंग करने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये देखते रहना। ये जो शुरू में ये जितने एक्ट्स ये एंड में दे रखे हैं ना, बस ये देखते रहना। ये इनमें से कौन सी आइडियोलॉजी से मैच कर रहे हैं, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से, गांधीयन प्रिंसिपल से, या लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी से, बस ये देखते रहना, वो आप अरेंज कर लेना। और ज़्यादा नहीं, 2 3 एग्जाम्पल बस। उसके बाद वेरियस नेशनल लेवल कमीशंस हैव बीन इस्टेब्लिश, जिसकी वजह से सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वीकर सेक्शन का, उसको प्रोटेक्ट और प्रमोट करा गया है अभी तक। जैसे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। उसके बाद 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो आता है 2018 का, उसने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, और उसके फंक्शंस को भी बढ़ा दिया। उसके बाद ये देखा जाता था कि जनरल कैटेगरी में से भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इकोनॉमिकली इतने सक्षम नहीं हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10% आरक्षण का प्रावधान जो है वो इंट्रोड्यूस करा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और सिविल पोस्ट और सर्विसेज के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। बेनिफिट बेसिकली इस रिजर्वेशन का जो है वो किसी भी पर्सन के द्वारा अवेल करा जाता है जो कि EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, हु आर नॉट कवर्ड एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीम जो कि ST SC OBC के लिए चल रही हो, ठीक है। और इस रिजर्वेशन को 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो था उससे फैसिलिटेट करा गया, मतलब संवैधानिक चीज़ कर दी गई। उसके बाद CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इट सेपरेटेड द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। जब ये सेपरेशन नहीं होता था तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ जो थी, जैसे कलेक्टर, सब डिविजन ऑफिसर, तहसीलदार, वो अपनी जुडिशल पावर को एक्सरसाइज करते थे अपनी एग्जीक्यूटिव पावर के साथ। लेकिन अब इस सेपरेशन के बाद जुडिशल पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से ले ली गई हैं एंड वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट को दे दी गई हैं, हु वर्क अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। जैसे कि कलेक्टरों के पास एक पावर होती थी, कलेक्टर वर्क DM ऑल्सो ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये चीज़ है। कुछ डोमेन में अभी भी इनके पास पावर होती है ऐसी, मतलब मैंने बताया था ना इनका नेचर जुडिशियल नेचर का होता है कभी कभार कुछ वर्क, लेकिन पहले बहुत एक्सटेंसिव होती थी, अब उतनी नहीं है। उसके बाद नेशनल मॉन्यूमेंट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1951 इसको एनेक्ट करा गया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स वगैरह, ताकि लोगों के डिसीजेस वगैरह, मलेरिया, TB और इनका इलाज फ्री में करा जा सके, स्पेशली गरीब जनसंख्या के लिए। लॉज आए टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउस, काल, बुलक्स। कुछ जो राज्य हैं उन्होंने ओल्ड एज पेंशन स्कीम स्टार्ट करी है फॉर द पीपल अबव 65 ईयर्स ऑफ एज। एंड इंडिया हैज़ बीन फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड पंचशील टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। याद है ये वाली चीज़, पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमने पढ़ी थी। NAM की जो पॉलिसी है ये कोल्ड वॉर के टाइम पर आती है। श्रीकांत कंफ्यूज मत हो ना, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को जब प्लेलिस्ट को दूंगा मैं आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट। कि जब इंडिया आज़ाद हो गया उसने डिसाइड करा ना ही हम USA को ज्वाइन करेंगे ना ही USSR को, और इंडिया के साथ 4 और लीडर्स थे। कौन? जैसे जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया, NAM के इनको 5 फाउंडिंग फादर्स माना जाता है, माना किया जाता थे। जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया, गमल अब्देल नासिर फ्रॉम इजिप्ट, क्वामे नक्रुमा फ्रॉम घाना, डॉक्टर सुकर्नो फ्रॉम इंडोनेशिया एंड एक और कौन थे? गमल अब्देल नासिर, डॉक्टर सुकर्नो, क्वामे नक्रुमा एंड जोसेफ ब्रोस टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया। ठीक है, जोसेफ ब्रोस टीटो।
पंचशील एग्रीमेंट जो है ये किसने साइन करा था? नहीं, कंट्रीज, इंडिया एंड चाइना, है ना? चाइना इसी के तो तहत हम पे अटैक करता है ना 1962 में कि इंडिया ने पंचशील एग्रीमेंट को वायलेट करा है, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ ईच अदर। एंड ये जो पंचशील एग्रीमेंट है ये कौन सी फिलोसफी के ऊपर बेस्ड है? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो इसका एक पार्ट है। इसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स होते हैं विच आर बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट फिलोसफी, तभी तो इसकी बात करी जाती है। दीज आर प्रिंसिपल्स ऑफ 5, इसका मतलब होता है पंचशील का 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस। पूरा मुद्दा क्या है श्रेया, श्रीकांत, ये सब कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस के लेक्चर से क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर हिंट दे दी है। एंड कोल्ड वॉर वाली लेक्चर के अंदर श्रेया नैम कवर हो जाएगा आपका बहुत अच्छे से, ठीक है? आगे, इन स्पाइट ऑफ द अबव स्टेप जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने लिए DPSP जो हैं दे हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड फुली एंड इफेक्टिवली बड़े सारे रीजंस की वजह से, लाइक इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अनफेवरेबल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉपुलेशन की भरमार होना और सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस में खटास होना, ठीक है? अब कुछ डायरेक्टिव्स पार्ट 4 के बाहर भी होते हैं, ठीक है? पार्ट 4 ही डिफाइन करता है ना DPSPs को, बट देयर आर सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट्स में भी दे रखे हैं, लाइक क्लेम्स ऑफ SCs एंड STs टू सर्विसेज। जो मेंबर थे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के, ठीक है, इनके जो क्लेम्स हैं दे हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, या जो भी इनके नए क्लेम्स थे दे शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एफिशिएंसी हो, इनके भी इंटरेस्ट को ऐसा नहीं कि नज़रअंदाज कर दिया जाए, स्पेशली वाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट। कुल मिलाकर बात यहाँ पर क्या हो रही है? रिजर्वेशन की। ये चीज़ बोल रखी है हमने आर्टिकल 335 के अंदर। अब ये पार्ट अलग है, पार्ट है ये XV1 को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 60। उसके बाद इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, हर एक राज्य को प्रयास करना चाहिए और हर एक लोकल अथॉरिटी को स्टेट के अंदर कि वो ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे कि बच्चों को प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन उनकी मदर टंग के अंदर ही मिले। ऐसा क्यों? उस राज्य के जो बच्चे होंगे या कुछ भी होंगे घर पे वही भाषा का इस्तेमाल करते होंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो समझ पाएंगे। भाषा से क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो अंडरस्टैंडिंग से मतलब होता है ना। UPSC के अंदर लोग क्या सिर्फ इंग्लिश और हिंदी से पेपर देते हैं? बाकी लोगों के सिलेक्शन नहीं होते क्या? मेंस के अंदर जो कंपलसरी पेपर होता है लोग सिर्फ क्या इंग्लिश हिंदी को प्रेफर करते हैं? जो लैंग्वेज पेपर लेना होता है, इंग्लिश तो चलो कंपलसरी होता है, लेकिन क्या हिंदी लेते हैं सिर्फ? क्या उड़िया वगैरह ये लोग नहीं लेते क्या? वो क्वालिफाई नहीं करते हैं क्या मेंस को उस क्वालिफाइंग पेपर को? ठीक है, तो प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन पे बच्चों को जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनको हमें उनके मदर टंग के अंदर ही इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, मतलब पढ़ाना चाहिए। ऐसा बोल रखा है आर्टिकल 350A के अंदर पार्ट 70। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यूनियन का ये प्रयास होना चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट का, कि वो हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करे और उसको डेवलप करे सो डैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। आर्टिकल 351 इन पार्ट अगेन 70। इस वाले पॉइंट से कौन ना खुश होगा? सदर्न स्टेट्स। हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है श्रीकांत? वेरी गुड यार।
तो ये इंग्लिश हिंदी क्या है? ऑफिशियल इंग्लिश। शाबाश। द above directives are also non-justiciable in nature. However, they are also given equal importance and attention by the judiciary on the ground that all parts of the constitution must be read together. वही हारमोनियस कोएग्जिस्टेंस सबके बीच में होना चाहिए। चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये वाला चैप्टर भी हमारा, हमने फंडामेंटल ड्यूटी भी कर लिया, फंडामेंटल राइट्स हमारा पहले ही हो चुका था, और अब डीपीएसपी भी हमारा हो ही गया, टाइम पे हो गया। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। ये चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ। इसको आपको सिंक में पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, ताकि आपकी मेंस की आंसर राइटिंग एनहेंस हो, आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग भी प्रीलिम्स के अंदर एलिमिनेशन की स्केल और अच्छी हो। बार बार इसको देखना, जैसे कि कुछ टॉपिक्स थे लाइक 25th अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 31C का जिक्र होना, उसके अंदर फर्दर आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्लॉज सी का जिक्र होना, सुप्रीम कोर्ट का रेलेवेंट वर्ड उसको डिक्लेयर करना, एक को बरकरार रखना, दूसरे को बोलना कि नहीं जुडिशियल पावर है। ये एक बार में समझ में नहीं आता, सबको टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा, लेकिन रिवीजन से हर एक चीज़ पॉसिबल है। तो उसको रिवाइज बहुत अच्छे से करना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।